नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गबन भाग 46। लेखक मुंशी प्रेमचंद। रमा ज्यों-ज्यों जोहरा के प्रेमपाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निश्चिंत होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी, धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहां तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवीदीन की दुकान के सामने से होकर निकली, तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नजर न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है, वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी वह उसे छोड़ना न चाहता था। देवीदीन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था, जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगाजल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी, दुबली पतली, ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आएगी, मगर एक ही पल में कार आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। यह जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। रमा हृदयहीन न था। उसकी आंखें सजल हो गईं। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी। अवश्य देवीदीन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवीदीन इतना बेमुरौवत नहीं है। जालपा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। मानिनी तो है ही। कैसे मालूम हो, क्या बात है? मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोगलिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वसना, दुखिनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे? क्या कहे? यहां कौन अपना है? जालपा का नाम ज़बान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दें। ओह! जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थीं, मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई। रमानाथ, हाथ ही तो, पर नहीं कह सकता, क्यों वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे। उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक न सका। मैं जानता हूं, वह मुझे देखकर मुंह उधर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। ज़ोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूं कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। यहां एक भी ऐसा आदमी नहीं, जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने ही के लिए भेजी गई थीं, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाए, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज्यादा सलूक न करोगी, जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहां एक बार प्रेम ने वास किया हो, वहां उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी ज़ोहरा? तुम अगर चाहो, तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो, वह कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको ज़ोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहां से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी,
इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूं, बहुत ही कमजोर आदमी हूं। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी यह चोट नहीं सह सकती। ज़ोहरा वेश्या थी, उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहां भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकतीं। रमा में और सब दोष हों, पर अनुराग था। इस जीवन में ज़ोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को, जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका न थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, ज़ोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरी खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था, फिर जालपा किस गिनती में थी। ज़ोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना रंज करते हो, प्यारे? ज़ोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वह यहां रहना चाहेगी, तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी, तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता, तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। ज़ोहरा चिंतित होकर बोली, यह तो मुश्किल है प्यारे। तुम्हें यहां से कौन जाने देगा, रमानाथ? कोई तदबीर बताओ। ज़ोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कर आऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दरोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिल्लत में आने की इजाजत है। दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दरोगा जी मुस्कुराते हुए आए और ज़ोहरा की बगल में बैठकर बोले, यहां आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? ज़ोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर दो। रमानाथ, भाईजान नाराज न होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए दरोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दरोगा ने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम ज़ोहरा। और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदलकर कहा, दरोगा जी, आप इस वक्त यहां से जाए। मैं यह गवारा नहीं कर सकता। दरोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दरोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूं, यहां से चले जाइए। दरोगा, अच्छा। अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ। क्यों न हो, चलो ज़ोहरा, इन्हें यहां बकने दो। यह कहते हुए उन्होंने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहां से चले जाए। ज़ोहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वह गई, तो मैं उसका और आपका, दोनों का खून पी जाऊंगा। ज़ोहरा मेरी है, और जब तक मैं हूं, कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। यह कहते हुए उसने दरोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दरोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे ढकेल दूं। शैतान का बच्चा, ज़ोहरा, बकने दो, अपने आप ही चला जाएगा। रमानाथ, चला गया। ज़ोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, स्वर को निकाल बाहर किया। मुझे ले जाकर दिक करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? रमानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में न था। न जाने मुझमें उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी, ज़ोहरा, और जो वह कल से मुझे न आने दे तो। रमानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी, तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो, ज़ोहरा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं।
किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मिजाज नहीं है जब तक मैं मर न जाऊं। जोहरा की आंखें चमक रही थीं, उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से न निकालो, प्यारे।